हेलो बच्चों, मैं विशाल सर, एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 की रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। तो इसमें हम पढ़ रहे थे मापन। रसायन विज्ञान में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मापन, मेजरमेंट। हालांकि ये मापन जो है इसे आप बहुत विशेष तौर पे कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़ेंगे, आपने 9th में पढ़ा भी होगा। तो इन्हीं से संबंधित हम सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ेंगे। एक बार अगेन हम इन चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, मापन क्या है। मैंने आपको बताया था कि मापन एक प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। मापन एक प्रक्रिया है जिससे हम किसी भौतिक राशि की तुलना करते हैं। तुलना करने का यहाँ ये मतलब है कि हम एक निश्चित मानक से जब हम किसी के द्रव्यमान को, किसी की लंबाई को जब हम मापते हैं, तो यही जो मापने या नापने की जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। एंड मापन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है मात्रक। मापन का सबसे अहम भाग मात्रक का ही होता है। मापन की प्रक्रिया में अगर मात्रक नहीं है तो आप ये समझिए कि आप ये चीज़ डिजर्व नहीं कर सकते, आप ये चीज़ नहीं बता सकते हैं कि आप माप क्या रहे हो। एज एग्जाम्पल, अगर हम आपसे ये कहें 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर जो लिखा गया है, अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 1 किलोमीटर लिखा है, आप इस वर्ड को पढ़े, इतने सेंटेंस को पढ़े, आपने तुरंत समझ लिया कि 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर दूरी। क्यों समझ लिए? क्योंकि आपने यहाँ ये जो लिखा हुआ चीज़ देखा, इसके स्रोत से, इसकी सहायता से आपने माप लिया, ये जो दिया गया है ये हमको डिस्टेंस दिया गया। अगर हम यही ये कहें 1 किलोग्राम, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये 1 किलोग्राम किसी का भार होगा, किसी का द्रव्यमान होगा। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो किलोग्राम लिखा गया है, किलोमीटर लिखा गया, ये मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। तो मात्रकों की सहायता से पहली बात तो ये कि आप अपने भौतिक राशि की पहचान कर सकते हो। जो मात्रक होते हैं, मात्रकों की सहायता से आप अपने भौतिक राशि की पहचान कर सकते हैं। और इसकी जो दूसरी बात है वो ये है कि इसकी परिभाषा देखिए जरा। मात्रक वह सर्वमान्य मानक होता है जिसकी सहायता से किसी दी हुई राशि की तुलना की जाती है। मात्रक वह सर्वमान्य मानक होता है जिसकी सहायता से किसी दी हुई राशि की तुलना की जाती है। बात समझ में आई? तो ये आपके मात्रक होते हैं। एंड मात्रक के रेफरेंस में मैंने आपको बताया था कि मात्रक जो हैं, मापन के केस में मैंने बताया था। सबसे पहले अब हम समझते हैं राशियों के संदर्भ में। ठीक है, राशियां क्या होती हैं, कितनी होती है, पहले हम ये जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है भौतिक राशि के विषय में। भौतिक राशियां क्या होती हैं? ठीक, भौतिक राशियां क्या होती हैं? देखिए, राशियां ही क्या होती है पहले ये जान लेते। देखिए, हर वो स्रोत राशि है जिसका उपयोग मापन की क्रिया में किया जाएगा। बात समझ में आई? मापन की क्रिया में उपयोग किए जाने वाला हर वस्तु, हर पदार्थ आपका राशि होगा। बात समझ में आई? और अब इनमें से हम देखेंगे भौतिक राशियां क्या हैं। वे सभी राशियां जिनका उपयोग माप तौल की प्रक्रियाओं में किया जाता है, ये सभी राशियां हमारी भौतिक राशियां ही होती। अब वो माप तौल का सिर्फ यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि आप सब्जी तौल लिए तो वो तौलना हो गया, आप लंबाई माप लिए तो ये मापना हो गया। सिर्फ इसी के विषय में नहीं, जितनी भी चीज़ों की हम गणनाएं करते हैं, सारी चीज़ें, जितनी चीज़ों की हम गणनाएं करेंगे, सभी चीज़ें हमारी भौतिक राशियां होंगी।
बात समझ में आई? ठीक, तो अब हम समझते हैं राशियों के संदर्भ में। तो जो भौतिक राशियां होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। पहला जो होता है ये होता है मूल राशि। क्या होता है? मूल राशि। और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ये दो प्रकार की हमारी राशियां होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मूल राशि की। देखिए मूल राशि क्या होती है? वे राशियां जो किसी अन्य राशि से मिलकर के नहीं बनी होती। बात समझ में आई? वे राशियां जो किसी अन्य राशि से मिलकर के नहीं बनी होती हैं, उन राशियों को हम लोग मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, मैंने बताया भी था आप लोगों को। नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप, नंबर 5 वैद्युत धारा, एंड नंबर 6 ज्योति तीव्रता, एंड नंबर 7 पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 प्रकार की हमारी मूल राशियां होती हैं, ठीक है। और इन 7 प्रकार की मूल राशियां जो होती हैं ये किसी अदर राशि से मिलकर नहीं बनी होती है। इनका निर्माण खुद से हुआ है, इनका अस्तित्व स्वतः से है, किसी अदर से नहीं है कि वो है तभी मैं हूं, बिल्कुल नहीं। द्रव्यमान स्वतंत्र है। किसी भी वस्तु में द्रव्यमान होने का रीजन केवल और केवल उनमें उपस्थित ऊर्जाएं होती हैं। तो द्रव्यमान जो है ये खुद से मिलकर के बना है, लंबाई खुद से मिलकर के बना है, समय खुद से मिलकर के बना है, ताप खुद ही है। ये किसी अलग अदर राशि से मिलकर के नहीं बनी होती है। तो वे राशियां जिनका निर्माण स्वतः हुआ होता है, जो खुद से मिलकर के बने होते हैं, उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। अब मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। जितनी भी हमारी मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के मात्रकों को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। चलिए देखिए, द्रव्यमान का जो मूल मात्रक होता है ये होता है किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। लंबाई का जो मूल मात्रक होता है ये हमारा होता है मीटर। समय का सेकेंड। ताप का केल्विन। वैद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का मूल। ठीक, ये हमारे 7 प्रकार की मूल राशियां और इनके 7 प्रकार के मूल मात्रक हो गए। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम यहां जरा सा बात करें अगर वैद्युत धारा। आपने कक्षा 10 में वैद्युत धारा को लेकर के एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। यहां से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में तो हम देख पा रहे हैं कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी है। इस फॉर्मूले में हम तो यही देख रहे हैं ना कि जो वैद्युत धारा है ये Q और T से मिल करके बना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई? जो हमारा वैद्युत धारा है ये किसी से मिल करके नहीं बना, बल्कि ये आवेश को बना रहा है। बात समझ में आई? देखो, समय और जो हमारा वैद्युत धारा, इनका जो गुणनफल है, इनके गुणनफल का जो मान आ रहा है ये आवेश है। बात समझ में आई? और जहां तक कि हम आवेश के विषय में भी बात करें तो अच्छा, अगर आपको लग भी रहा है कि यहां से I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, चलिए आपने जो वैद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी है कि Q इज इक्वल टू आई टी, यहां से जो आपने वैद्युत धारा की परिभाषा आपको ये बताई गई होगी कि आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग वैद्युत धारा के लिए फॉर्मूला परफेक्ट है। और अगर ये फॉर्मूला है तो ये वैद्युत धारा, आवेश और समय दो लोगों से मिलकर के बना है। जबकि मूल राशियों में मैंने आपको बताया कि मूल राशियां किसी से मिलकर के नहीं बनी होती। तो जरा यहां गौर कीजिए, वैद्युत आवेश वस्तुओं का एक गुण होता है। वैद्युत आवेश क्या होता है? वस्तुओं का एक गुण होता है। बात समझ में आई? ठीक, वो कोई विशेष भौतिक राशि नहीं है। बस जो आवेश है ये केवल और केवल भौतिक वस्तुओं का एक गुण, एक प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये
कोई भौतिक राशि नहीं है, कोई अदर राशि नहीं है, जबकि समय हमारा खुद मूल राशि है। बात समझ रहे? ठीक। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो धारा है किसी अदर राशि से मिलकर के नहीं बनी है। जो आवेश है, आवेश तो यहाँ पे फिलहाल हमारा एक वस्तुओं की केवल प्रॉपर्टी है, केवल गुण है। बात समझ में आई? अब बात करें अगर हम व्युत्पन्न राशियों की, तो देखिए व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। मूल राशियों से मिल करके ये 7 प्रकार हैं, 7 और 2 और जो मैंने पूरक राशियों में आपको बताया था, कोण और घन कोण, कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक स्टीरेडियन, इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी राशियां हैं उन दोनों को और ये 7 को छोड़ करके फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जितनी भी राशियां पढ़ेंगे सभी राशियां हमारी व्युत्पन्न राशियां कहलाएंगी। बात समझ में आई? ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एज एग्जाम्पल व्युत्पन्न राशियों के जैसे आपका वैद्युत विभव हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक। तो ये जैसी राशियां हैं ये किसी ना किसी राशि से मिलकर के बनी होती हैं, इनका निर्माण स्वतः नहीं हुआ होता है। बात समझ में आई? तो ऐसी राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्लियर? ठीक है। चलिए आज के अगले टॉपिक के विषय में हम पढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो अगला टॉपिक है इसको समझते हैं। यथार्थता तथा परिशुद्धता। देखिए यथार्थता क्या होती है, परिशुद्धता क्या होती है। यथार्थता जो होती है, अच्छा यथार्थता और परिशुद्धता दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। यथार्थता और परिशुद्धता दोनों के दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। ठीक। अब दोनों होते क्या हैं, इनको पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मान लीजिए 2 विद्यार्थियों को बुलाया गया और 2 विद्यार्थियों के लिए निशानेबाजी का प्रतियोगिता रखा गया। ठीक। उन विद्यार्थियों से कहा गया कि ये जो प्लस का सिंबल है, इसी प्लस के सिंबल पर आप निशाना लगाएंगे। बात समझ रहे? ये जो प्लस का सिंबल है, इसी प्लस के सिंबल पे आप क्या करेंगे? निशाना लगाएंगे। तो पहले विद्यार्थी ने कुछ इस प्रकार से निशाने लगाए गए, उनको 5 गोलियां दी गई थी। तो इस प्रकार से पहले विद्यार्थी ने निशाना लगाया। ठीक। दूसरे विद्यार्थी ने इस प्रकार से निशाना लगाया। तो देखिए निशाना लगाना कहां था? यहां पे पॉजिटिव वाले सिंबल पर। अब जरा देखो, पहले वाले विद्यार्थी की लगभग 3 गोलियां अपने लक्ष्य के निकट हैं। अपने लक्ष्य के क्या हैं? निकट हैं। बात समझ में आई? तो ये जो अपने लक्ष्य के निकट हैं इन्हें हम लोग कहेंगे यथार्थ। क्या कहेंगे? यथार्थ। जबकि इसने सारी की सारी गोलियों को एक ही स्थान पे मारा है, लेकिन ये वैल्यू ये वहां नहीं मारा जहां इसको कहा गया था। इसने उस स्थान पर, उस पोजीशन पर मारा है गोलियों को, और जहां भी मारा एक इकट्ठा गोलियों को मारा है। इसने जो अपना लक्ष्य बनाया था वो एक इकट्ठा लक्ष्य पे है। हालांकि इसने उस जगह पे काम नहीं किया जहां इसको कहा गया था करने के लिए। तो आप जरा देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, ये जो 3 गोलियां हैं, ये 3 गोलियां जहां कही गई थी वहीं मारा गया, जबकि और शेष 2 गोलियां इधर उधर हैं। ये गोलियां एक ही सर्कल में कहीं मारी गई हैं, लेकिन लक्ष्य पर नहीं मारी गई। बात समझ में? ठीक। दोनों का डिफरेंस समझिए यहां पे। तो ये जो
काम किया गया है ये परिशुद्ध होगा, जबकि ये किया गया काम यथार्थ होगा। अब जरा इनकी परिभाषा देखिए। देखिए, यथार्थता किसी भौतिक राशि के माप की प्रक्रिया में, किसी भौतिक राशि की माप की प्रक्रिया में यदि आप मापन का प्रक्रम कर रहे हैं तो इस परिस्थिति में देखिए, हर एक भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है। हर एक भौतिक राशि का एक वास्तविक मान होता है। जैसे कि मान लेते हैं ये मार्कर है हमारे हाथ में, तो मार्कर का अपना एक वास्तविक वेट होगा। मान लेते हैं इसका वास्तविक वेट 4.56789621 ग्राम्स है। ये इसका वास्तविक वेट है। अगर हम इसे मापेंगे, सपोज दैट माप लिए, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लगभग 4.6 ग्राम। तो ये जो मान है ये प्रेक्षित मान कहलाएगा, जबकि ये जो वैल्यू है ये वास्तविक मान कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो हर एक वस्तुओं का जो द्रव्यमान हो, लंबाई हो, किसी चीज का भी मापन कर रहे हैं, उनका एक वास्तविक मान होता है। तो जब किसी भौतिक राशि का आप मापन कर रहे हैं, तो यदि मापन यथार्थता जो होती है हमें यह बताती है कि आपके द्वारा मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है। यथार्थता हमें यह बोध कराती है कि हमारे द्वारा मापा गया मान वास्तविक मान के कितना निकट है, जबकि परिशुद्धता हमें यह बोध कराती है, परिशुद्धता हमें यह बताती है कि हमारे द्वारा मापा गया मान किस सीमा तक सही है। बात समझ में आई? ठीक है। तो ये होते हैं परिशुद्धता तथा यथार्थता। अब हम देखते हैं सार्थक अंक क्या होते हैं। सार्थक अंक देखिए, सार्थक अंक जो होते हैं किसी मापी गई मान में दशमलव के पश्चात संदिग्ध अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के परिमाण में मापी गई राशि मापे गए अंकों को या निकाले गए परिमाण में दशमलव के पश्चात संदिग्ध अंकों को हम लोग सार्थक अंक कहते हैं। बात समझ में आई? एक बार इनकी परिभाषा को फिर से देखते हैं। देखिए कि इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि कोई अभिलिखित माप हो, अभिलिखित का मतलब रिकॉर्डेड, अगर कोई लिखा गया माप हो और लिखे गए माप में अंकों की संख्या निश्चित है, तो इन्हीं अंकों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सार्थक अंक कहेंगे। या कोई निकाला गया माप हो, कोई निकाला गया परिमाण हो, अगर निकाले गए परिमाण में कोई संख्या अनिश्चित है, दशमलव लगा हो या नहीं हो, तो उनकी संख्याओं को भी हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। बात समझ में आई? तो सार्थक अंक को आप दोनों को मिला करके आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मतलब कि किसी भौतिक राशि के परिमाण में, किसी भौतिक राशि के परिमाण में संदिग्ध अंकों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक से संबंधित हमें 6 से 7 नियम पढ़ने हैं, इसको कल पढ़ते हैं। हालांकि इन्हीं टॉपिकों को आप इंटरमीडिएट के फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में पहले ही चैप्टर में बहुत डीपली अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ में नॉर्मली बेस पे खाली इसको पढ़ना था। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, इसे पढ़ते हैं कल।